Hello students, good morning. I'm Manoj Karwani, going to discuss the important topic of our class 12, that is partnership accounting. We have total 4 chapters in our syllabus related to partnership accounting, and today we will discuss our first chapter, that is accounting for partnership firm fundamentals. Now fundamentals का क्या मतलब है? फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स। इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप के जो बेसिक्स हैं मेनली उनको सीखेंगे, और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो एक्चुअली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड हैं। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो बेसिक अकाउंटिंग है उसकी बात करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। आपने क्लास 11 की BST में भी पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons to carry on a legal business and share its profit or losses। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग होंगे और वो एक लीगल बिजनेस करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट लॉस को वो आपस में शेयर करेंगे। ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। द पर्सन्स हु जॉइंस हैंड टुगेदर टू डू अ बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। जो लोग ये बिजनेस करते हैं इंडिविजुअली उन्हें हम पार्टनर्स कहेंगे, और कलेक्टिवली उन्हें हम एक फर्म कहेंगे। जैसे सपोज एक फर्म में 4 पार्टनर हैं ABCD, तो इंडिविजुअली वो पार्टनर है, पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C, पार्टनर D, बट हम उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एक फर्म। इसकी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का मतलब है ऐसा रिलेशन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि उस फर्म, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, चाहे वो उनके खुद के द्वारा किया जा रहा हो या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा। दैट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब अभी हम जो बात कर रहे हो थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है इस पार्टनरशिप का, कि जैसे पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कि एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आइडेंटिफाई करता है कि हम किसी बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। दैट इज़ म्यूचुअल एजेंसी। ना म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि देयर शुड बी a mutual agency relationship among the partners. Mutual agency relationship means that each partner is both an agent and the principal. Each partner is in the same sense that he can bind the other partner by his act done. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। जैसे सपोज 2 पार्टनर हैं A और B। अब सपोज A ने अगर कुछ वर्क किया, कुछ लाइबिलिटी रेज करी, अब बाद में उसके लिए B ये बोल दे कि भाई लाइबिलिटी A ने रेज करी है तो मैं उसके लिए लाइबल नहीं हूँ, तो ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होगा। क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर कोई लाइबिलिटी A ने जनरेट करी है तो उसके लिए B भी लाइबल है, और अगर B ने जनरेट करी है तो A भी लाइबल है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपके बीच म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, चाहे फिर आप 2 लोग हैं, आप या उससे ज़्यादा लोग हैं, आप आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, लेकिन उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करेंगे। ये पार्टनरशिप का सबसे मेन फीचर है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक फर्म में, तो मिनिमम तो आपको पता है कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए तभी एक पार्टनरशिप बनेगी। अब मैक्सिमम की बात करें तो एक बैंकिंग फर्म में यहाँ लिखा हुआ है 10
पार्टनर हो सकते हैं और अदर फर्म में 20 हो सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डेफिनेटली जब 2 से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट एक बिजनेस में है तो फ्यूचर में कहीं ना कुछ डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं। तो ये बेटर है कि पार्टनर्स उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लें, ताकि कोई भी अगर किसी पॉइंट पर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन उस एग्रीमेंट से कर लिया जाए। उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन में ही हो, लेकिन हाँ रिटन में होना ज़रूरी है ताकि वो एक एविडेंस के तौर पर काम में लिया जा सके। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड बनाना भी किसी फर्म के लिए कंपलसरी नहीं होता है। डीड बनाना ऑप्शनल है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, बट बना ली जाए तो ज़्यादा बेटर है ताकि वो डिस्प्यूट्स को उस डीड के अकॉर्डिंग, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें। तो एक्चुअली डीड में होता क्या है कि पार्टनर्स अपने बीच सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, शर्तें हैं, जैसे कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, कौन पार्टनर्स और भी फर्म में कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड करता है, कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है, कोई पार्टनर बोनस कमीशन की डिमांड करता है। तो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में पहले ही आपसी एग्रीमेंट में लिख ली जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डीड के, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर सकें। तो इसलिए एक पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, जैसे उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है मेनली मेन पॉइंट्स आपके सामने, जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए की जा रही है तो जैसे 3 साल, 5 साल, 6 साल, दैट डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई, उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस या कंट्रीब्यूट करी है, लगाई है, वो भी लिखना होता है। इसके अलावा मेनली वो रेशो कैसे, वो क्या रेशो में अपने प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर कोई पार्टनर लेना चाहता है कैपिटल पे, या फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी उनकी ड्राइंग्स पर, तो वो भी उस डीड में लिखा होता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये भी उसमें लिखा होता है। सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर्स को क्या देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, ये भी डीड में पहले से ही सब तय कर लिया जाता है। तो ये मेनली बातें हैं जो एक डीड में पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर मैं कह रहा हूँ डीड बनाना इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ वॉलेंटरी, बट हाँ डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए डीड बना लेना सही रहता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ थ्योरिकल कि सपोज़ अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने कोई डीड नहीं बनाई और डिस्प्यूट हो गए, तो अब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो उसके लिए होना चाहिए। इसलिए हमारा पार्टनरशिप में एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक्ट कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई, जो कि वॉलेंटरी है, बनाना मैंडेटरी नहीं है, तो हमने मतलब उस एक्ट में कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस डाल रखे हैं। फिर डिस्प्यूट्स का जो सॉल्यूशन है वो सेटलमेंट उस रूल्स के हिसाब से होगा। तो अभी आपके सामने टॉपिक है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली भी इसका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशो। मतलब जो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट लॉस को इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर डीड नहीं है तो, इरेस्पेक्टिव कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में। जैसे सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, ए बोलता है मैंने 5 लाख रुपीज़ लगाए और बी ने 3 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो
ए बोलता है कि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है, मेरी कैपिटल ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आपने कोई डीड नहीं बनाई। अगर आप डीड बनाते हो, डीड में लिख देते कि ए विल गेट द मोर शेयर इन कंपेयर टू बी, तो डेफिनेटली जो ए है वो ज़्यादा शेयर ले सकता है। लेकिन आपने कोई डीड नहीं बनाई, तो एक्ट कहता है, कानून कहता है कि सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट होगा, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, चाहे कोई कितना भी वर्क कर रहा हो फर्म में, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को किसी पार्टनर ने लोन फर्म से लिया है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को देना होगा। अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, तो अब उस पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना होगा फर्म को, और उसकी रेट भी आप कुछ भी हो सकती है। अगर आपने डीड बनाई है उसमें मेंशन कर दीजिए 10%, 12%, 15%। बट अगर आपने कोई डीड ही नहीं बनाई, कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस केस में 6% पर एनम की रेट अप्लाई होगी। इसका मतलब उस पार्टनर को उसके लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। रूल कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई डीड नहीं बनाई है, तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ जो बात हो रही है इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कैपिटल पार्टनर से लगाई है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए नहीं आए थे। आप लोग आए थे उस फर्म के, उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसलिए कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगला पॉइंट कहता है, किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सेम बात, आप पार्टनरशिप बिजनेस में सैलरी कमीशन लेने नहीं आए हैं। आप पार्टनर हैं, और पार्टनर ही फर्म का, बिजनेस का ओनर है, और ओनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, उसे और कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है। तो अगर आपने डीड बनाई है, उसमें लिखा है कि किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलेगा, तो मिलेगा, फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर डीड नहीं बनी है, तो लॉ ये कहता है कि किसी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब लॉ सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, वो भी इक्वल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और उसकी रेट भी फिक्स कर दी उन्होंने 6% पर एनम, अगर आप लोगों ने कोई डीड बना के रेट फिक्स नहीं करी है तो। ओके। अब सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं, और बी ने कहा, या बी ने सपोज फर्म को लोन दिया है 10 लाख रुपीज़ का से, तो अब बी कहता है कि मुझे मार्केट में ना 12% या 10% इंटरेस्ट रेट चल रही है, मुझे भी 10% इंटरेस्ट दो। अब ए बोलता है कि भाई मैं तो 10% या 8%, 12% नहीं दूंगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा डीड वीड तो बनाई नहीं। तो अब बी सपोज ए के ऊपर केस कर देता है, तो अब केस चल जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट क्या डिसीजन देगी? कोर्ट कहेगी कि भाई क्या आपने कोई डीड बनाई थी? तो वहाँ ए और बी इग्नोर कर देंगे, भाई नहीं हमने तो कोई डीड वीड तो नहीं बनाई। तो वहाँ पर ए का क्लेम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, और कोर्ट कहेगा कि अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है, तो उस केस में आपको 6% की रेट से ही इंटरेस्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा डेफिनेटली, चाहे फर्म प्रॉफिट में है चाहे फर्म लॉस में है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो किसी भी कंडीशन में फर्म को देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से जो वो ड्राइंग करेंगे उस पर नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
हम बात करें तो ये जो चैप्टर हमारा है, इसमें मैंने कहा था पहले कि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बहुत कुछ अलग, कुछ नया होने वाला है। 11th क्लास में याद करिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपने पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकाउंटिंग कैसे करता है कि वही वो अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, लेजर बनेगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग बनेगा, P&L बनेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और बैलेंस शीट बनेगी। अब यही चीज़ पार्टनरशिप फर्म में भी होती है, बिल्कुल सेम। वही जर्नल एंट्री होती है, वही लेजर बनती है, वही ट्रायल बैलेंस होता है, वही ट्रेडिंग P&L बनता है। फिर अलग क्या है? अलग ये है और सोचने वाली बात है कि 11th क्लास में जब एक सोल प्रोप्राइटर होता है तो प्रॉफिट उसी का होता है, और प्रॉफिट जब उसी का होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई नीड नहीं होती। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा ओनर है, एक से ज़्यादा पार्टनर है। तो जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है, अब वो प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का तो है नहीं, वो तो सबका है, सब आपस में शेयर करेंगे। तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेपरेट अकाउंटिंग होना ज़रूरी है, और उसी के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया गया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपली समझें कि सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग टिल द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहाँ तक बिल्कुल सेम है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद थोड़ी सी यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, और यही बेसिक्स का पार्ट है यहाँ पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अगला अकाउंट बनेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें प्रॉफिट का। So profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account that is prepared to distribute the net profit among the partners. All adjustment relating to partners like interest on capital, interest on drawing, commission to partner, etc. are made in this account. अभी कह रहे हैं कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अब ध्यान सुनिए, सपोज करिए कि एक पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। अब उस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, सपोज ए और बी। अब ए और बी को क्या करना है, उस प्रॉफिट को आपस में बांटना है। बट सपोज करिए कि पार्टनर ए या बी ने डीड बना रखी है, और डीड में लिखा हुआ है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, या उन्हें सैलरी भी मिलेगी, उन्हें कमीशन भी मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये पार्टनर को उस प्रॉफिट में से ही दिए जाएंगे, अलग से नहीं दिए जाएंगे। अगर 10 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख रुपए आपको जो नेट प्रॉफिट के हैं उसी में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है, अलग से नहीं देना है। जैसे हम 11th क्लास में करते थे, हम आप अगर सोच रहे हैं कि हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस। लेकिन यहाँ जो हम पार्टनर्स को सैलरी या बोनस या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहे हैं, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों सर? क्योंकि पार्टनर ओनर है, और ओनर को सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन अगर आप देते हैं तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस बन नहीं सकता, क्योंकि खुद ओनर जो भी चीज़ फर्म से लेता है या लेगा वो फर्म का एक्सपेंस नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी लेगा वो प्रॉफिट में से लेगा, उसका प्रॉफिट है केवल, और कुछ नहीं है। तो अब सर फिर जब प्रॉफिट ही लेना है तो प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दो। जब प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट रहे हो तो फिर आप ये सैलरी बोनस का नाम क्यों दे रहे हो? जैसे मैंने कहा 10 लाख रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ, अब इसी में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
3 लाख रुपीज़ का है, इसी में से मैं सैलरी देनी है, सपोज सैलरी 2 लाख रुपीज़ की है, तो 10 लाख में से 3 लाख और 2 लाख 5 लाख तो अलग हो गए। अब बचे 5 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हमें बांटना है पार्टनर्स में, लेकिन देखा जाए तो बटा तो वो 10 लाख ही, उस 10 लाख में से हमने 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 2 लाख का हमने सैलरी दे दी और बाकी के 5 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए तो हम पार्टनर्स में वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रॉफिट के नाम पर और अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी दें। तो इस चीज़ का मतलब समझें, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो चीज़ें हमें प्रॉफिट में से ही देनी है और तभी देनी है जब प्रॉफिट है। अब सपोज करो अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी, ये बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, बिकॉज इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही ये होता है जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे 11वीं क्लास में हम पढ़ते थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविज़न। रिजर्व्स और प्रोविज़न में क्या फ़र्क है? तो प्रोविज़न हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और उसे हम कहते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रोविज़न तब भी बनेगा जब प्रॉफिट है और नहीं तब भी बनेगा जब लॉस है, लेकिन रिजर्व तभी बनेगा जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस चैप्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट है और आपकी अकाउंटिंग क्लास 12th के पार्टनरशिप की यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये ना समझें कि हमें वापस से जर्नल एंट्री वो स्टार्टिंग से गुड्स परचेज करना, सेल करना, फिर उसकी लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सारा काम दोबारा करना है, नहीं। 11th क्लास में हम लोग जहाँ छोड़ के आए हैं 12th वहीं से स्टार्ट हो रही है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना हमारे को, क्योंकि वही बना हुआ है। कैसे बनाते हैं ये हम लोग 11th क्लास में सीख चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या करेगा, हमें तो क्वेश्चन दे देगा कि साहब ये लो फर्म का नेट प्रॉफिट है, सपोज हमने कहा 10 लाख रुपीज़ है। अब आपको पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन जो है, एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप डीड जो है, उसके हिसाब से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसी पर फिर वेरियस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस बनते जाते हैं। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि कोई डीड बनी हुई है, उसके हिसाब से आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना है, वो आपने दे देना है, बाकी का प्रॉफिट पार्टनर से बचा हुआ जो बांट देना है। ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स या फर्म को जो है प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसमें आपको समझना है कि जब लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि फर्म लॉस के केस में ये चीज़ें नहीं दे सकती, देगी तो उसका लॉस और बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे सपोज फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है 10 लाख का, लेकिन जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और बोनस कमीशन जो पार्टनर्स लेना चाहते हैं उसका अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, वो मतलब फिर सपोज 15 लाख 12 लाख है, तो उस केस में सेटलमेंट कैसे होगा? तो ऐसे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड बनते हैं। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर अभी मेरे को ये बात क्लियर नहीं हुई कि जब 10 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को ही पार्टनर में ही देना है तो फिर ये अलग अलग क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन करके दे रहे हो? आप वैसे दे दो, सीधा 10 लाख को ही बांट दो ना, देना तो पार्टनर्स को ही है। तो भाई देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी, ये क्यों बने, ये क्यों यहाँ पर पार्टनर्स को अलग से दिए जा रहे हैं? अब उसका बेसिक कारण समझिएगा। सपोज करें ए और बी तो पार्टनर है। अब ए जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब वो फर्म के सभी जो एग्रीमेंट हैं या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा वही संभालता है। और बी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग मतलब उस बी का फर्म की एक्टिविटीज़ में, फर्म के अफेयर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो सिर्फ अपना अमाउंट कैपिटल का लगा के अपना कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है। उसको फर्म से सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे को सिर्फ फर्म से प्रॉफिट लेना है।
तो अब सीधी सी बात है कि ए ये बोलता है कि देखो भाई, जब बी का कोई बी एक्टिवली फर्म में एंगेज्ड ही नहीं है, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, सारा एफर्ट मेरा है, सारा काम मेरा है, तो फिर बी और मेरे में क्या डिफरेंस रह गया? हम लोग तो सिर्फ प्रॉफिट बांट रहे हैं, और प्रॉफिट सपोज अगर हम लोगों ने कहा कि हम इक्वल बांटेंगे, तो फिर मेरा तो उतना मेहनत करना बेकार है। तो वहाँ पर वो लोग ये आपस में तय कर सकते हैं, क्योंकि ए के एफर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ए को उन एफर्ट्स के बदले सैलरी या कमीशन दे दिया जाए। सपोज 10 लाख में से ए ने बोला कि साहब 2 लाख तो मेरा कमीशन या सैलरी बनती है, मुझे दे दो। तो ए को पहले 10 लाख में से वो 2 लाख रुपीज़ सेपरेटली दे दिए जाएंगे। अब बचे हुए 8 लाख को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पर अब बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई मुझे यहाँ पर अमाउंट क्यों कम मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि ए को ज़्यादा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसके एफर्ट्स भी ज़्यादा है। इसी तरह सपोज करिए, अब ए और बी ने जब फर्म स्टार्ट करी, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल लगाई, तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल सेम नहीं है। सपोज ए की कैपिटल 3 लाख ही है, और बी की कैपिटल 5 लाख है, मतलब उन्होंने कुल मिला के 8 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाई थी। तो अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सर, अगर ए की कैपिटल कम है और बी की कैपिटल ज़्यादा है, तो फिर तो बी को ज़्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन सपोज इन्होंने ये तय किया कि हम लोग प्रॉफिट तो इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट 50-50% ले लेंगे हम लोग, मतलब 1:1 में। लेकिन क्योंकि हमारी कैपिटल अलग है, मेरी बी की कैपिटल ज़्यादा है, ए की कैपिटल कम है, तो एक काम करते हैं, हम लोग उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट लेने से क्या होगा कि जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बी का ज़्यादा बनेगा और ए का कम बनेगा। तो भाई सीधी सा मतलब हो गया कि जिसने ज़्यादा लगाया उसको वैसे भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस केस में क्या होगा कि बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए से ज़्यादा मिल जाएगा, और जब ज़्यादा मिल जाएगा उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट है वो आपस में बांट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और ये कमीशन, ये सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं, अलग से देने तो प्रॉफिट में से ही हैं, लेकिन अलग से इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टनर्स के एफर्ट्स फर्म के लिए एक जैसे नहीं होते। सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो फर्म में लगाई गई है वो भी एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आपके सामने है पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अकाउंट के बारे में मैं काफ़ी बात आपके साथ कर चुका हूँ, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट, ये अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करें, तो इस क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट बीडी है। अब ये क्या प्रॉफिट है, तो मैंने आपको बताया था ये अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट निकालने के बाद। जो नेट प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट सबसे पहले इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। डेफिनेटली उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री होती है, एंट्री के बाद भी हम बाद में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट हुआ फर्म को, सपोज हम जो एग्जांपल ले रहे थे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 10 लाख रुपीज़ बाय प्रॉफिट बीडी लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड में और क्या आ सकता है, ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे प्रॉफिट और बढ़े। अब जैसे सपोज़ अगर हमने कहा कि किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है और उस ड्राइंग पर हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट जब हम पार्टनर से लेंगे तो कहीं ना कहीं फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होगी, और हम अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं, पार्टनर्स के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई फ़ाइन फीस पार्टनर से ली जाती है तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगी। 90% आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, 10% हम लेके चलते हैं, हो सकता है। तो अब आगे आते हैं क्रेडिट साइड में, आपके सामने जो चीज़ें थी, अब उसके बाद हम उस प्रॉफिट में से क्या क्या दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, मतलब फर्म अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रही, रिजर्व में डाल रही है। अब रिजर्व क्या होता है, आपको मैंने क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिजर्व है वो प्रॉफिट का वो पार्ट है जो फ्यूचर की अनसर्टिनिटीज़ के लिए हम लोग सेव कर लेते हैं।
तो फर्म भी यहाँ पर ये पार्ट चाहती होगी कि हम लोग अपने जो प्रॉफिट है, सपोज हमने कहा 10 लाख का प्रॉफिट है, तो उस 10 लाख में से हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें और उसे फ्यूचर के कंटेंजेंसीज के लिए रख लें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टिनिटी होती है तो उस रिजर्व से हम उसे कॉप अप कर सकें। इसके बाद आपके सामने है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, नाम में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा। जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल है उस पर जो भी एक परसेंटेज ये लोग डिसाइड करेंगे एज पर द डीड्स। है सपोज करो 10% इन्होंने डिसाइड किया कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, तो जिसकी जितनी जितनी कैपिटल उस पर 10% कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर हैं, तो जिसकी जितनी जितनी कैपिटल होगी उस पर कैलकुलेट करके ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस प्रॉफिट में से इन्हें दे दिया जाएगा। इसका मतलब जो जो चीज़ें हम प्रॉफिट में से निकालते जाएंगे, अप्रोप्रिएशन करते जाएंगे, प्रॉफिट घटता जाएगा, इसलिए उन्हें डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं। इसके बाद पार्टनर की सैलरी है। पार्टनर की सैलरी के बाद है बोनस, कमीशन। तो ये सब चीज़ें पार्टनर को प्रॉफिट में से दे दी जाएंगी। अब इसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट आपके पास रिमेनिंग बच गया, जैसे मेरा एग्जांपल था 10 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से हमने 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 2 लाख का सैलरी दे दिया। इसके बाद हमारे पास अगर कुछ प्रॉफिट बचा, जैसे 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अभी बच रहा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम इसी अकाउंट में पार्टनर्स ABC के बीच उनके जो भी एग्रीड रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बट आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। अभी हमने ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लिया है। अभी हम सिर्फ आज हमने इंट्रोडक्शन लिया है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, फंडामेंटल क्या है, और खासकर हमने बात करी जो मेन अकाउंट है पार्टनरशिप में वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट कैसे होता है इसके बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने डिस्कस करी, उनको आप ध्यान रखिएगा ताकि हम जब कोई प्रैक्टिकल पार्ट इसका लें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।